चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर, और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये 50% चैप्टर आप अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आते हैं अंडर द हेड ऑर्गेनाइजिंग। जी हाँ, सेम चैप्टर यहाँ पर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो भी आप एक मैनेजमेंट की हिरार्की क्रिएट करते हैं कि किस पे क्या अथॉरिटीज़ होंगी, किस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किसको कौन से डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो आप पूरी एक हिरार्की क्रिएट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ मैनेजर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं एट वेरियस लेवल, उस चीज़ को हम कंबाइनली क्या कह देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और सेकंड वर्ड यहाँ पे आपको दिखता है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर देखिए नाम से ही पता लगता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडर कौन होता है? लीडर होता है ऐसा व्यक्ति जो पावर टू इन्फ्लुएंस रखता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीडर। लीडरशिप मतलब कि जब आप उस क्वालिटीज को दूसरों पे अपनाते हो इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो लीडरशिप हो जाती है। अब स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का मतलब क्या है कि जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके अंदर जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है वही ली गई है। अ फॉर्मल कंपोजिशन, देखिए फॉर्मल वर्ड कब यूज किया जाता है, हमें पता है जब कोई चीज ऑफिशियल होती है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल। तो एक ऑफिशियल कंपोजिशन ऑफ इंटेंडेड रोल्स, procedural administrative mechanism and authority and decision making process। तीन चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। क्या? intended roles कि किसका क्या रोल होगा, procedural administrative mechanism flow of work क्या होगा, मतलब कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दैट इज procedural administrative mechanism। अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कल दिन अगर किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इश्यू रेज होता है तो उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, क्या अथॉरिटीज है, दैट ऑल आर क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो तीन बातें आपको डेफिनेशन में ध्यान रखनी है कि रोल्स होते हैं, प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होता है, एंड अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन गिवन है, लेकिन हमें आगे से बहुत डिटेल में पढ़ना है तो इसको अभी आप स्किप भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाए, तो दैट प्रोवाइड्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए अगर मैं स्ट्रैटेजी बोलूं तो स्ट्रैटेजी इज बेसिकली जस्ट अ प्लानिंग, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलूं। और प्लानिंग जो होती है ना, वो एक तरह से सिर्फ अच्छी इंटेंशंस हैं, अगर आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर आप उनको एग्जीक्यूट करोगे तभी आप उनसे रिजल्ट्स ले सकते हो। अदरवाइज इट्स लाइक कि यार हाँ मैंने सोचा था कि मैं सीए इंटर के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाऊंगा, बट नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया? मैंने प्लानिंग तो करी थी लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो ठीक है, आपके थॉट तो अच्छे थे, स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी, लेकिन अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। सेम वे स्ट्रैटेजी इज लाइक अ प्लानिंग, that it's a good intentions कि you want to do something, but for its implementation you need a proper organizational structure that will provide you the complete competitive advantage. So change in strategy requires change in structure। अगर आप कल दिन स्ट्रैटेजी में चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर में भी आपको चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसकी वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन जो है स्ट्रक्चर के थ्रू होती है। वेरी गुड, आप सुन रहे हैं ध्यान से। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आपसे ट्रू एंड फॉल्स या किसी भी तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चेंज इन स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स चेंज इन स्ट्रक्चर। अब किस वजह से चाहिए? तो दो कारण उसके हो सकते हैं।
टू एस्टेब्लिश ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी टू अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने नए स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी हमें, देखो होता क्या है, ध्यान से समझो। आपको ये पता है टॉप लेवल जो है बता देता है कि क्या करना है, उसके बाद मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे उन चीज़ों को अचीव किया जाए। यस और नो? तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज जो टॉप लेवल के प्लान्स होते हैं, मिडिल लेवल लोअर लेवल भी प्लानिंग करता है, बट दे प्लान अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान्स। यस और नो? तो सेम वे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज भी आपको चेंज करने पड़ते हैं एज पर द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, टू डिक्टेट हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू अचीव स्ट्रैटेजी। मतलब अगर आपने स्ट्रैटेजी में चेंज किया है तो हो सकता है रिसोर्स एलोकेशन उस हिसाब से करना पड़े, और रिसोर्स एलोकेशन अगर उस हिसाब से करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़े। यहाँ मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे स्टार्टअप्स आपने सुने हैं, स्विगी हो गया या अमेजोन हो गया। ये देखिए, ये कभी बहुत छोटे लेवल पे भी ऑपरेट करते थे, तो जब ये बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करते होंगे तो हो सकता है फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेजेस हो गया, ये कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट देखता हो। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते चले गए, रिसोर्सेज का वॉल्यूम बढ़ता चला गया, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते चले गए और स्पेशलाइजेशन आती चली गई हर चीज़ के अंदर। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है जो हमें पता भी है। इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइनें आपके पास गिवन है, बहुत ही अच्छी, जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर। ध्यान से देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज आया तो इट फैसिलिटेट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। इसका मतलब कि जो भी आपने नई स्ट्रैटेजी बनाई है, हमने देखा कि नई स्ट्रैटेजी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। तो अगर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है, न्यू स्ट्रैटेजी को, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, एक नई स्ट्रैटेजी बनती है, उसकी वजह से कोई नई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आती है कि भैया कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको इंप्लीमेंट करने में ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन होती है, तभी पता लगता है। फिर कुछ नया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कैसे उसको ओवरकम किया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फिर वक्त के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा, नई स्ट्रैटेजी बनेगी, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर कब पता लगेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी, फिर स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ये प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो चेंज इन स्ट्रैटेजी लीड टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, समझ में आई बात? तो फटाफट जो है आप एक बार पेज नंबर 1 जो है कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको बताए इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, और ये 2 लाइनें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे जनरली क्वेश्चन आ जाता है फास्ट। चलिए बच्चों, बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आता है सिंपल स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए, चाहे बहुत छोटी टीम काम कर रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ई स्कॉलर्स। तो यहाँ पर होता क्या है सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर कि बेसिकली जो ओनर्स या मैनेजर्स होते हैं वो जो है सारे के सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो स्टाफ करता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि सेपरेट फंक्शनल मैनेजर्स देखने को मिलेंगे, सेपरेट डिविजनल मैनेजर्स देखने को मिलेंगे। कुछ 1-2 मैनेजर्स होंगे किसी 1-2 स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जिसका बर्डन ज़्यादा होगा, ओनर होगा, एंड दे विल टेक ऑल द डिसीजंस, और स्टाफ पे एग्जीक्यूशन होगा। जनरली जहाँ 20 से 50 एम्प्लॉइज होते हैं वहाँ सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जनरली कब बेस्ट होता है, जब सिंगल बिजनेस स्ट्रैटेजी हो, फोकस हो कॉस्ट लीडरशिप पे या डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी पे। अब ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑफर अ लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल जोग्राफिक मार्केट। अगर आप एक सिंगल जोग्राफिक मार्केट में लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो, मतलब सपोज आप दिल्ली के अंदर ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस का जो स्केल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। फायदे क्या होते हैं इसके? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइक ओपननेस टू इनोवेशन, ग्रेटर स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रैपिड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज, क्योंकि जो ओनर मैनेजर्स होते हैं दे आर इन डायरेक्ट टच, समवॉट दे आर इन डायरेक्ट टच विद द कस्टमर्स एंड विद ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कोई बहुत बड़ी हिरार्की देखने को नहीं मिलती। ठीक है,
इसके बाद आता है बच्चे फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर नाम से ही पता लगता है, और इसको हम बहुत अर्ली स्टेज पे देख भी चुके हैं, कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं दैट आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेजर फंक्शंस कौन से होते हैं? फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी फंक्शंस है उसके बेसिस पे जब डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। Grouping tasks and activities by business functions that facilitate specialization, leading towards efficiency with minimum control by allowing rapid decisions। अब देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर के ना अपने कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो फंक्शनल हेड होता है वो अपने डिपार्टमेंट से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता। वो कहता है मेरे डिपार्टमेंट पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल वो नहीं देख पाते। सेकंड, हर फंक्शनल मैनेजर अपने आप को बॉस समझता है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे? फाइनेंस का हेड है, प्रोडक्शन का हेड है। फाइनेंस का हेड कहेगा मैं क्यों जाऊँ जी प्रोडक्शन पे चल के, मैं भी तो हेड हूँ, वो आए मेरे पास। प्रोडक्शन वाला कहेगा मैं क्यों बात करूँ, अपने आप आएगा। तो there is somewhat difficulty in communication and coordination, as well as narrow perspective of functions will lead to non-achievement of long-term objective. They just focus on their functional activities, nothing else। इससे ज़्यादा उनका कोई और फोकस नहीं होता। समझ में आई बात? देखिए, बहुत ही एकदम कंसाइज मैनर में और आपकी बुक को थॉरली रीड करके नोट्स डेवलप किए गए हैं। एकदम एज इट इज इसे नोट करिए, और उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे ना आपको लगेगा अरे वाह, सर ने कितने सिंपल वे में इन चीज़ों को अवेलेबल हमारे लिए करवा दिया। तो टीम ग्रूमिंग ने बहुत मेहनत इसके ऊपर करी, इसका फुल एडवांटेज आप उठाइए। इसके बाद आता है बच्चे डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए, जब हमारे बिजनेस का स्केल एक लेवल को क्रॉस करता है, मतलब हम मल्टीपल जोग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया, चाइना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता जा रहा है, मल्टीपल कंट्रीज में हम जा चुके हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं, मल्टीपल टाइप के कस्टमर्स हैं। लाइक बैंकिंग में अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट बैंकिंग अलग होती है, पर्सनल बैंकिंग अलग होती है, प्रोसेसेस अलग अलग हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हम डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कि लाइक इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, या बेसिकली जैसे बहुत बड़ी कंपनी है अमेजोन टाइप, तो एशिया के लिए अलग हो गया, इसके बाद आपका अफ्रीका के लिए अलग हो गया, फिर एशिया में इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके अलग अलग हेड्स हो गए, फिर इंडिया में नॉर्थ इंडिया का अलग हेड हो गया। तो इस तरीके से चलता है। बाय प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट लाइक सैमसंग के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उसके बेसिस पे वो डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं। कस्टमर का एग्जांपल दिया। तो दिस इज बेसिकली द डिविजनल स्ट्रक्चर वेयर कंट्रोलिंग ऑपरेशंस टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जी हाँ, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी टुगेदर विद अलाउइंग करियर डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। इन द सेंस क्या होता है कि सपोज आप दो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, P1 एंड P2। आपने P1 प्रोडक्ट का कोई मैनेजर अपॉइंट किया, जनरल मैनेजर। उस जनरल मैनेजर के अंडर उससे रिलेटेड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस सब कुछ होता है। तो अल्टीमेटली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल मैनेजर। ये जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट देखी जाए। मार्केटिंग भी उसको देखना है, प्रोडक्शन भी, फाइनेंस भी। अनडाउटेडली मार्केटिंग मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरी अल्टीमेट परफॉर्मेंस सब कुछ इंश्योर करना जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, तो आप अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर करते हैं। ये एक इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और करियर डेवलपमेंट के चांसेस किस तरीके से होते हैं ये भी मैं बता दूं। जनरल मैनेजर जो होता है वो एक अपनी ओवरऑल एक्सपर्टीज उस प्रोडक्ट के अंदर डेवलप करता है। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट ग्रोथ दिखाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स, वैसे वैसे जनरल मैनेजर की भी ग्रोथ होती है। अपॉर्चुनिटी इन अ पर्टिकुलर डिवीजन, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप ये लिखेंगे इन अ पर्टिकुलर डिवीजन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो सबसे पहले देखिए लिमिटेशन बड़े सिंपल सी बात है। आपको हर जनरल मैनेजर के अंडर फंक्शनल एक स्पेशलिस्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब लाइक जनरल मैनेजर है उसे भी मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, फाइनेंस मैनेजर। दूसरे डिवीजन का जनरल मैनेजर है उसको भी मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शनल स्पेशलिस्ट इन ईच डिवीजन, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इसका ये है।
हाँ, if the customers are to be served differently based upon their requirements, divisional structure can be implemented. ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में. लाइक बैंकिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट बैंकिंग की अपनी रिक्वायरमेंट है, पर्सनल बैंकिंग की अपनी रिक्वायरमेंट है, एयरलाइंस में अगर चाहें तो बेसिकली पैसेंजर्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, कार्गो की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए जाते हैं. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजनल स्ट्रक्चर, फटाफट इसको जो है आप नोट करिए, सिंपल स्ट्रक्चर को, फंक्शनल स्ट्रक्चर को, एज वेल एज डिविजनल स्ट्रक्चर को. चलिए बात करते हैं मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर की, जिसको हम एम फॉर्म स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसको डेवलप किया गया था 1920s में. एक बड़ी सिंपल से डायग्राम से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा आपको. सपोज देयर इज अ कंपनी XYZ कंपनी के अंदर एक CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर CFO हैं, CIO हैं, CO हैं. ये कौन होते हैं सर? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, और पोस्ट भी हो सकती है. अब सपोज उसके अंडर डिफरेंट ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को देखते हैं. स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हमारे लिए नया वर्ड नहीं है, एक ऐसा सेपरेट बिजनेस यूनिट जिसके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जिसको हम डिविजन्स भी बोल सकते हैं. यहाँ पर मैं इंटरचेंजेबली SBUs या डिविजन्स यूज कर रहा हूँ. हर डिवीजन की अपनी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा. तो ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर जो आप पढ़ चुके हैं. अब सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा जो है उसमें हमें फर्दर डिविजन्स क्रिएट करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी का बिजनेस है बैंकिंग का, ठीक है, बैंकिंग का बिजनेस है. बैंकिंग के अंदर उनको फर्दर डिविजन्स क्रिएट करने पड़ते हैं फॉर पर्सनल बैंकिंग एंड फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग. फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर. और कोई बिजनेस है उसमें फर्दर डिवीजन करने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया. बिजनेस बहुत आगे जा रहा है तो उन्होंने जोग्राफी के बेसिस पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके बेसिस पे बाइफर्केशन कर दिए. तो जब डिविजन्स का आगे फर्दर डिविजन्स होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. बड़े ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज द मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. ये चार्ट आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या. तो ये डिफरेंस होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. मल्टी का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा जब डिविजन्स बन जाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर. तो आइए एक बार देखते हैं इसे. Multiple divisional structure composing multiple operating divisions where each division represents separate business, geography, process or customers, get delegated responsibilities to complete day-to-day operations and to formulate divisional strategy at division level. तो वही चीज़ जो आपको समझाई एग्जैक्टली. उसके बाद क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, लगभग सारी की सारी सेम है जो डिविजनल स्ट्रक्चर की हैं. मेन चीज़ तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब डिविजन्स का फर्दर बाइफर्केशन होता है तो आप मल्टी डिवीजन पे पहुंचते हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, क्रिएटिंग सेपरेट डिविजन्स रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट बिजनेस. ईच डिवीजन स्टैंड्स इन फंक्शनल हियरार्की. डिविजनल मैनेजर्स जो हैं वो डे टू डे ऑपरेशन देखते हैं. कॉर्पोरेट ऑफिस डिटरमाइंस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड मेक्स फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर डिवीजन. तो वही सारी चीज़ें जो डिविजनल में है, बस डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया. इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. और जब मैं SBU की बात करता हूँ तो आपको कुछ याद आता है. जो याद आता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट वो ये कि आपके बिजनेस का एक ऐसा एस्पेक्ट जिसके लिए एक सेपरेट प्लानिंग की ज़रूरत है, सेपरेट रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके अपने खुद के कॉम्पिटिटर्स हैं, और तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसको एक SBU कह देते हैं. नाउ जो डाउट आपके मन में आएगा अभी थोड़ी देर बाद, वो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनिएगा. सपोज सर एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ABC एंड लिमिटेड. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब इसके अंदर सपोज देयर इज अ हेड CEO. अब हमने क्या किया, अपने डिफरेंट बिजनेसेस हैं इनके. ठीक है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4. नाउ सपोज डिवीजन 1 इज जो है वो डील कर रही है टेक्सटाइल्स में. डिवीजन 2 जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है. ठीक है, सेम वे D3 किसी में डील कर रहा है, D4 किसी में डील कर रहा है. ठीक है, अब हर किसी के लिए, हर डिवीजन की अपनी सेपरेट प्लानिंग होगी, सेपरेट स्ट्रैटेजी होगी, सेपरेट कॉम्पिटिटर्स होंगे, सेपरेट रिसोर्सेज होंगे.
तो यहां पर हम उसको डिवीजन बोले या स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोले, ये हमें कैसे पता लगेगा? अभी जब मैंने आपको डिवीजन और मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताया तो मैंने वहां वर्ड एसबीयू यूज कर दिया और मैंने कहा एसबीयू बोलो या डिवीजन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रक्चर में एक एसबीयू अलग से आ गया तो हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द वर्ड डिवीजन एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ये बहुत ही ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पर समवॉट जो आपके हेडक्वार्टर होते हैं, जो आपके कॉरपोरेट ऑफिस होते हैं, उससे कुछ ना कुछ डायरेक्शंस जो हैं रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। जबकि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होती है आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है इन द सेंस वहाँ पर हेडक्वार्टर्स और कॉर्पोरेट ऑफिस से किसी भी तरीके के कोई भी डायरेक्शन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को जनरली इशू नहीं किए जाते। जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है। देखिए, यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने लिख भी दिया है, SP operates separately from company's headquarters and sets its own strategic direction. However, division receives directions from corporate headquarters. देखिए, डिवीजन का भी जनरल मैनेजर अपना होता है, एसबीयू का भी अपना होता है, लेकिन इस डिवीजन का जो जनरल मैनेजर है इसको सीईओ, सीएफओ, सीआईओ, सीओ इनसे डिस्कशन करना पड़ता है बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन। एक लेवल तक अथॉरिटी होती है लेकिन उसके बियॉन्ड उन्हें सीएफओ, सीआईओ, सीओ से डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली ये फ्रीडम अगर एसबीयू है तो उसके जनरल मैनेजर के पास ज़्यादा होगी। तो मैनेजमेंट के अंदर हमें एसबीयू वर्ड कब यूज़ करना है, डिवीजन वर्ड कब यूज़ करना है, हमें पता होना चाहिए। जब कंपैरेटिवली हमने एक अपनी यूनिट को ज़्यादा फ्रीडम दी हुई है डिसीजन मेकिंग की, उसे जो हेडक्वार्टर्स हैं उसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एसबीयू, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज द डिवीजन। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस जो आपकी बुक्स में गिवन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि डिवीजन और एसबीयू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एसबीयू आपको दिया हुआ है कुछ भी डिफरेंट नहीं है जो आपने पढ़ा है, सारा का सारा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट सेम है। इसको जस्ट आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वही एडवांटेजेस, लिमिटेशंस जो आपने पहले स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स के बारे में पढ़े थे, सब कुछ वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलिए बच्चों, बात करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है एज वेल एज उसमें हमें प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मतलब देखिए, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, फंक्शनल हेड होते हैं एज वेल एज प्रोडक्ट हेड होते हैं और रिपोर्टिंग दोनों को की जाती है। फंक्शनल हेड को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एज वेल एज प्रोडक्ट हेड को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। मतलब सर, यहाँ पर जो आपके सुपीरियर्स हैं वो एक से ज़्यादा है? जी हाँ, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में दो सुपीरियर्स होते हैं, एक फंक्शनल हेड और एक प्रोडक्ट हेड, और दोनों को ही रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड है, वो यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट काम करता है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सुपीरियर्स होते हैं, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि देयर मस्ट बी वन सुपीरियर। यस और नो? अब ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एकदम फिट बैठते हैं, तो आइए इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का आपका परचेज डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कंपनी एट ए टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है। सपोज मेट्रो लाइन पे काम कर रहे हैं वो, एक दिल्ली में, एक मेट्रो लाइन में वो काम कर रहे हैं नागपुर में। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे होते हैं। तो हर प्रोजेक्ट का एक हेड होता है एज वेल एज हर जो डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, उसका एक हेड होता है। अब जो भी मैनेजर्स इस प्रोजेक्ट पे हैं, दे नीड टू रिपोर्ट टू द फंक्शनल हेड, जो भी उनका फंक्शनल हेड है उसको, एज वेल एज टू द प्रोडक्ट मैनेजर।
सपोज मेट्रो लाइन 1 के लिए मिस्टर ए को अपॉइंट किया गया फॉर परचेजेस, ठीक है। तो मिस्टर ए प्रोडक्ट मेट्रो लाइन 1 के लिए जो भी परचेजेस करेंगे उन्हें परचेज मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, एज वेल एज अपने प्रोडक्ट मैनेजर दैट इज जो मेट्रो लाइन 1 के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको भी रिपोर्ट करना है। समझ में आई बात? अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये कहाँ सबसे ज्यादा फिट होता है। तो वेयर आइडियाज नीड टू बी शेयर्ड अमंग प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई नया आइडिया आता है तो वो हर जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यस और नो। कोई नई इनोवेटिव चीज आती है तो वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज की जा सकती है, तो उस जगह पर ये सबसे बेस्ट फिट होता है। यहाँ रिसोर्सेज स्केयर है, बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल जो आपकी जेसीबी मशीन्स होती हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, आप देखें क्रेन्स होती हैं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनके अंदर। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट साइट्स पे उन्हें यूज करना है, रिसोर्सेज स्केयर है उनके पास, लिमिटेड है, तो वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है या प्रोजेक्ट मैनेजर कहो और जो फंक्शनल हेड है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं सो दैट रिसोर्सेज कैन बी मेड अवेलेबल टू ईच अदर। इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन अ एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड टू मेक डिसीजंस। जहाँ बहुत अच्छे से हमें एक डिसीजन मेकिंग चाहिए, एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर काम करने की जरूरत है, वहाँ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फिट होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के एग्जांपल से समझेंगे, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक चार्ट दिया हुआ है, टॉप मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस, पर्सनल, ये मेन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके मैनेजर्स होंगे, उनके अंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, इसका जो भी मैनेजर होगा वो यहाँ भी रिपोर्टिंग करेगा, यहाँ भी रिपोर्टिंग करेगा, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए डेविस एंड लॉरेंस ने बेसिकली 3 फेजेस बताए अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फर्स्ट फेज है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस मतलब जो भी आपके वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं वहां से जब आप एम्प्लॉइज को निकालते हो एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस। समझ में आया? टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस आर यूज्ड व्हेन न्यू प्रोडक्ट लाइन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड और प्रोजेक्ट मैनेजर इज अपॉइंटेड एज इंचार्ज। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मिलिट्री का कोई मिशन है कि भैया नेपाल है, नेपाल में एक टेररिस्ट बैठा हुआ है, उसको उठा के ले आना है इंडिया में, ठीक है। हाँ, मूवी का नाम याद आ गया होगा आपको, अक्षय कुमार की मूवी। तो अब क्या होता है कि मिलिट्री का मिशन है, नेपाल में कोई टेररिस्ट है, उसे इंडिया लेके आना है, तो वो क्या करते हैं, रॉ से, मिलिट्री से, एयरफोर्स से, ठीक है, तीनों से 2-2 लोग सिलेक्ट किए, उनकी एक टीम बनाई, ठीक है, उस टीम का एक लीडर इनमें से अपॉइंट किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो रॉ से, मिलिट्री से, एयरफोर्स से ये जो 2-2 बंदों की टीम निकाली है दैट इज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से एम्प्लॉइज लेते हो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में यही होता है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया प्रोडक्ट आया, आप उस पर काम करना चाहते हो, तो डिफरेंट जो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं वहां से आप एम्प्लॉइज सिलेक्ट करते हैं, एक प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे चेक करते हैं कि उसकी क्या प्रोग्रेस है। इसको मैं दूसरे वर्ड्स में समझाता हूँ। सपोज ई स्कॉलर्स जो है वो आईएएस की कोचिंग स्टार्ट करता है, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी जो है आईएएस स्टार्ट करता है। हमने देखा उसमें इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, तो हमने सारे जो एक टीचर्स हैं सारे डिपार्टमेंट से लिए और आईएएस के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और किसी एक पर्टिकुलर टीचर को इंचार्ज बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाया और फर्स्ट फेज है। अब सेकंड फेज में क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजमेंट। व्हेन क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम्स मोर परमानेंट, लगता है कि हाँ वो सही से काम कर रहे हैं और ये लॉन्ग रन के लिए है, एक लंबे समय तक चल सकता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर। जो आपने प्रोजेक्ट एक शुरू किया था देखने के लिए कि वो कितना आपके लिए फ्रूटफुल है, अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उस प्रोडक्ट का या ब्रांड का मैनेजर बन जाएगा और एक्ट एज ए इंटीग्रेटर ऑफ सेमी परमानेंट प्रोडक्ट और ब्रांड। अब देखिए इंटीग्रेटर का मतलब कि वो बेसिकली उसका काम ये होगा कि उसको परमानेंट करना है,
कैसे उसके लिए एक वर्कफोर्स अलग से तैयार करनी है, कौन से उसमें लोग रखने हैं, क्या प्लस माइनस कमियां हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और सेमी परमानेंट के बोला अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, उसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी दिख रही है, बहुत अच्छा आगे जा सकता है, लेकिन अभी हमने उसको नाम दिया है सेमी परमानेंट प्रोडक्ट या ब्रांड। थर्ड फेज के अंदर क्या होता है, उसके फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर जो है दोनों परमानेंट हो जाते हैं। एम्प्लॉइज कनेक्टेड टू बोथ वर्टिकल फंक्शनल सुपीरियर एंड हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट मैनेजर से, मतलब सब कुछ परमानेंट हो गया। फंक्शनल एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स हैव इक्वल अथॉरिटी एंड वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो 3 फेजेस में इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की ज़रूरत है, ठीक है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो इन 3 फेजेस में आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इसको ज़रूर करिएगा आप, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ जो है, शटिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इज़ ईजी, क्योंकि इसमें कुछ आपकी सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स नहीं लगे, सेपरेट चीज़ें नहीं लगी। इसके बाद पहले ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन कैसा होता था, न्यू का कैसा है, थोड़ी इररेलेवेंट चीज़ है, बस गो थ्रू कर लीजिएगा, बट हाँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है बहुत अच्छे से करेगा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये सारा इसके अंदर आपको लिख कर आना है।